नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा है दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी पूरी मन कर रहे होंगे। दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 7 चैप्टर तक का रिवीजन क्लास किया है, जो कि पद्यखंड का है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर क्लास 10th का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जाकर वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज 8वां चैप्टर करते हैं। देखिए 8वां चैप्टर क्या है, इसका नाम है एक वृक्ष की हत्या। जो इसके राइटर हैं, जो रचयिता कुंवर नारायण जी इसके रचयिता है। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था? कौन चौकन्ना रहता था? तो वृक्ष जो है हमेशा चौकन्ना रहता था। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों, कुंवर नारायण आधुनिक युग की किस काव्यधारा के कवि हैं? किस काव्यधारा कवि हैं? तो नई कविता काव्यधारा के वो कवि हैं। तीसरा देखते हैं, ये निम्नलिखित में से कौन नगर संवेदना के कवि हैं? कौन नगर संवेदना कवि हैं? तो आपके जो कवि नगर संवेदना के हैं वो हैं कुंवर नारायण जी। चौथा देखते हैं, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन है? कौन कविता है जो आप लोग पढ़ रहे हैं? एक वृक्ष की हत्या। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है? क्या हो जाने बचाना चाहता है? तो चाहता है जंगल हो जाने से बचाना चाहता है। 6 देखिए, चक्रव्यूह के रचनाकार हैं, कौन है? कुंवर नारायण जी हैं। दूर से कौन ललकारता है? दूर से कौन ललकारता है? तो आपका हो जाएगा वृक्ष चौकीदार। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों, कवि के अंदेशों में कौन था? कौन था? एक जानी दुश्मन था। कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? किस शहर में इनका जन्म हुआ था? तो लखनऊ इनका जन्म हुआ था। बचाना है मनुष्य को जंगल को हो जाने से, इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? क्या सोचता है? मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है, यही कवि सोचता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 11 क्या कह रहा है। चलो, कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? तो वो संवेदनशील कवि हैं। एक वृक्ष की हत्या की कवि कौन है? कौन इसके राइटर हैं? कुंवर नारायण जी हैं। एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लीजिए ध्यान से इसको। तो किससे संकलित है? इन दिनों काव्य संग्रह से संकलित है। यानी कि देखते हैं 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या है दोस्तों, एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं? किसकी रक्षा को मानते हैं? मानवता की रक्षा को मानते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है। बचाना है नदियों को, तो किसे? नाला हो जाने से। 16 देखिए, कुंवर नारायण की काव्य संग्रह है, कौन सा काव्य संग्रह कुंवर नारायण की बताना है आप लोग को। तो आत्मजयी भी इन्हीं की रचना है, परिवेश भी इन्हीं का है, चक्रव्यूह भी इन्हीं का है। यानी कि इनमें सभी रचना जो है काव्य संग्रह है किसका? कुंवर नारायण जी का। 17 देखिए, आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कृति है। जो कृति है वो क्या है? कौन सा है? कहानी संग्रह है, काव्य है, क्या है? तो ये कहानी संग्रह है। ये नेक्स्ट देखते हैं, 18 क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है, कुंवर नारायण की समीक्षात्मक रचना है, कौन सा रचना इनका समीक्षात्मक है? तो आज और आज से पहले जो रचना है इनका समीक्षात्मक है। 19 देखिए, वर्दी कौन सा कारक है? कौन सा कारक वर्दी है बताना है आपको। तो करण कारक इनका वर्दी जो है करण कारक है। धूप कौन सा कारक है? धूप कौन सा कारक है बताना है आपको। तो धूप अधिकरण कारक है। 21 देखते हैं, कह रहा कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? 19 सितंबर 1927 को इनका जन्म हुआ था। कुंवर नारायण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और साहित्य अकादमी पुरस्कार से, यानी कि ए और बी दोनों। कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? कौन सी कृति इनकी प्रसिद्ध है? आत्मजयी इनकी प्रसिद्ध कृति है। आइए नेक्स्ट देखते 24 क्या कह रहा है क्वेश्चन। कवि को वृक्ष कैसा लगता है? कवि को वृक्ष कैसा लगता है? तो बूढ़ा चौकीदार की तरह उनको वृक्ष लगता है। कवि घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा? क्या नहीं देखा कवि ने? तो बूढ़े चौकीदार वृक्ष को उन्होंने नहीं देखा। 26 देखते हैं, कुंवर ने लिखने की शुरुआत कब से की? लिखने की शुरुआत कब से की कुंवर नारायण जी ने? तो 1950 के आसपास की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, तेरा एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है? एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है? तो पर्यावरण से जुड़ी हुई है। 28 देखिए, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की
बात करता है। किससे बचाने की बात करता है? तो नाज़िरों से बचाने की बात करता है, जो हमेशा मिलता था के दरवाजे पे तैनात। इस डैश में क्या भरना है आप लोग को बताइएगा? तो जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात, ये पंक्ति है। नेक्स्ट देखिए 30 देखते हैं। कह रहा है कभी बूढ़े वृक्ष की तुलना किससे करता है? किससे कभी करता है तुलना? तो चौकीदार से करता है। 31 देखिए, हवा में मात्रा बढ़ रही है। किसकी मात्रा हवा में बढ़ रही है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की। 32 देखिए, कभी जंगल को क्या होने से बचाना चाहता है? क्या होने से बचाना चाहता है? तो मरुस्थल होने से बचाना चाहता है। 33 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कभी वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। वायु प्रदूषण रोका जा सकता है किसके द्वारा? तो वृक्ष से वायु प्रदूषण रोका जा सकता है। वृक्ष काटने से बिगड़ता है। क्या बिगड़ता है वृक्ष काटने से? बताना है आप लोग को। वृक्ष काटने से पर्यावरण बिगड़ता है। कवि के अनुसार चौकीदार वस्त्र पहनता है। कैसा वस्त्र पहनता है? तो महिला कुचैला वस्त्र पहनता है। देख देते हैं 36 क्या कह रहा है। कुंवर नारायण कवि हैं। कुंवर नारायण कवि हैं, किस तरह कवि हैं बताना है आप लोग को। तो वो नगर संवेदना के कवि हैं। दूर से ही ललकारता कौन है, मैं जवाब देता दोस्त। पंक्ति किस पाठ से है? इसी पाठ से है आपका एक वृक्ष की हत्या से। एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है? कैसा संबंध है बताना है आपको। तो मित्रता का संबंध है। ये 39 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलो, कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? कहाँ पर मिलता था? तो घर के दरवाजे पर मिलता था। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? सूखी डाली किसकी तरह थी? तो राइफल की तरह थी। ये देखते हैं। ये देखिए आपका 9वां चैप्टर है, इसका नाम है हमारी नींद। इस चैप्टर का नाम है हमारी नींद। इसके जो राइटर हैं बीरेन डंगवाल जी हैं। देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन पहला। घूमता आईना शीर्षक से सब लेखक किसने किया? किसने किया? बीरेन डंगवाल ने किया। आइए दूसरा देखते हैं। हमारी नींद शीर्षक कविता में कवि कहता है कुछ बढ़ गए पेड़। कुछ बढ़ गए पेड़, क्या बढ़ गए? कुछ इंच बढ़ गए पेड़। आइए तीसरा देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तुर्की के महाकवि नाजिम हिमकत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया है? किसने किया है? बीरेन डंगवाल ने किया है। बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ? कब प्रकाशित हुआ था इनका? सन 1991 में प्रकाशित हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद हम लोग क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्या दोस्तों, हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? किस काव्य संग्रह से ली गई है? दुष्चक्र में सृष्टा। बीरेन डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार हैं? किसके हैं? अमर उजाला के। इसी दुनिया में किसकी कृति है? किसकी कृति है? बीरेन डंगवाल की कृति है। आइए 8 देखते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन। कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? गरीब बस्तियों में। कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ उल्लिखित है? किसका जीवन है? मक्खी का जीवन। हमारी नींद के रचयिता कौन है? कौन है? बीरेन डंगवाल जी हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा क्वेश्चन, बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? किस विचारधारा कवि हैं? तो जनवाद के हैं कवि है। हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? नींद किसका प्रतीक है? आलस का प्रतीक है। दुष्चक्र में सृष्टा पुस्तक पर बीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है इनको? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 14 क्वेश्चन। कह रहा है बीरेन डंगवाल को उपाधि दी गई है। कौन सी उपाधि इनको दी गई है बताना आपको। तो डीलिट की उपाधि दी गई है। हमारी नींद कविता के कवि ने किसका उल्लेख किया है? किसका उल्लेख किया है? गरीब बस्तियों का। कवि हमें क्या सलाह देता है? क्या सलाह देता है? नींद से जागने के लिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं 17 क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ है। क्या शाब्दिक अर्थ है? अन्यायी। 18 देखिए, कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो इनमें ये आपका संघर्ष जो है बहुत महत्वपूर्ण है। झगड़ा फसाद कौन सा समास है? कौन सा समास है बताना है। तो ये हो जाता है द्वंद्व समास, जहाँ दोनों अपोजिट हो जाते हैं और बीच में ये योजक चिन्ह लगा होता है। ये 20 देखते हैं हम लोग क्या कर 20। हम जब नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? मक्खी का। आइए दोस्तों देखते हैं 22 क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्या दोस्तों, इन्होंने किस विश्वविद्यालय से MA की डिग्री प्राप्त की?
किस विश्वविद्यालय से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। 23 देखिए, दंगे, आगजनी और बमबारी में किसका चित्रण हुआ है? किसका चित्रण हुआ है ये आपको बताना, अगर आता हो तो कमेंट बॉक्स में करिए। तो सामाजिक यथार्थ का। कविता के नए प्रतिमान, ये है कविता, इसके राइटर कौन है बताना है आप लोग को। तो इसके राइटर जो है श्रीकांत वर्मा जी इनके राइटर हैं। ये नेक्स्ट देखते हैं 25। कह रहा है टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है? टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में। बीरन टंगवाल का जन्म कब हुआ? इनका जन्म कब हुआ है? 5 अगस्त 1947 को इनका जन्म हुआ है। बीरन टंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था इनका जन्म? उत्तराखंड में हुआ था। ये नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है बीरन टंगवाल का काव्य संग्रह है, कौन सा काव्य संग्रह इनका है बताना है। तो इसी दुनिया में ये काव्य संग्रह है। गरीब बस्तियों में क्या हुआ? गरीब बस्तियों में क्या हुआ? धमाके से देवी जागरण हुआ। बीरन टंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? किस कृति के लिए इनको मिला है? इनको मिला है दुष्चक्र में श्रेष्ठा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये नेक्स्ट देखते हैं 31 क्या कह रहा है। परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ है? क्या परिणाम हुआ है? सबकी बुद्धि विदेशी हो गई है, ये परिणाम हुआ है। ये नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट आपका 10 चैप्टर है अक्षर ज्ञान। इस चैप्टर का नाम आपका है अक्षर ज्ञान। इसके जो रचयिता है अनामिका जी इसका रचयिता है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है? किस कविता की है? तो ये अक्षर ज्ञान कविता की है। क्या दूसरा देखिए, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में कवित्री ने अंग का क्या मतलब बताया है? क्या मतलब बताया है? तो इसका मतलब है माँ की गोद में बैठा बेटा, इसका बताया है। ये नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। कह रहा पंक्ति में उतर जाता है उसका ख किस कविता की पंक्ति है? किस कविता की पंक्ति है? सभी लोग आप जानते हैं अक्षर ज्ञान इसी कविता की पंक्ति है। ये चौथा देखते हैं। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है? कहाँ से ली गई है? कवि ने कहा से, यहाँ से ली गई है आपकी। पाँचवा देखिए, बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी कृति है? किसकी कृति है? अनामिका जी की कृति है ये। नेक्स्ट देखते हैं छोटा क्वेश्चन क्या कर रहा है। गलत पते की चिट्ठी किस विधा की कृति है? किस विधा की कृति है बताना है आप लोग को। तो ये है आपका काव्य संकलन है। अनुष्टुप किसकी कृति है? किसकी कृति है? अनामिका जी की कृति है। अक्षर ज्ञान किसकी रचना है? किसकी रचना है? अनामिका जी की रचना है अक्षर ज्ञान। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन हैं उतने क्वेश्चन बने हैं और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए नवा कर रहा है अनामिका किस काल की कवित्री हैं? किस काल की कवित्री हैं? तो समकालीन काल कवित्री हैं। चौखटे में बेटे का क्या नहीं अटता है? चौखटे में बेटे का क्या नहीं अटना है बताना है आप लोग को। तो क हो जाएगा। बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है? कहाँ आकर थमक जाता है बताना है। तंगा पर आके थमक जाता है। अबोध बालक के अक्षर पाटी पर क्या नहीं अटता है? क्या नहीं अटता है? क नहीं अटता है। यानी देखते 13 क्वेश्चन कह रहा है किसका ध्यान क लिखने समय कबूतर पर होता है? किसका ध्यान होता है सभी जानते हैं आप लोग हैं। तो अबोध बालक का। बालक अंग के ड को क्या समझता है? क्या समझता है बालक? माँ समझता है। कविता अक्षर ज्ञान में अंग को क्या कहा गया है? क्या कहा गया अंग को बताना आपको। तो अंग को कहा गया है माँ बेटा। ये 16 देखते हैं। कह रहा है खालिश खरा या शुद्ध बेचैनी किसकी है? किसकी है? तो बेटे की है। कविता में घर से किसका बोध कराया गया है? घर से किसका बोध कराया गया है? तो घर से घड़ा बोध कराया गया है। कवित्री अनामिका ने इसमें से किसका संपादन किया है? किसका संपादन किया है? कहती हैं औरतें। ये नेक्स्ट देते हैं 19वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। कवित्री अनामिका की आलोचनात्मक लेखन है। कौन सा लेखन जो आलोचनात्मक है बताना है। स्त्रीत्व का मानचित्र। कवित्री अनामिका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? कौन सम्मान सम्मानित किया गया है इनको बताना है आप लोग को। तो राष्ट्र परिषद पुरस्कार भी इनको मिला है। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार भी इनको मिला है और गिरजा कुमारी माथुर पुरस्कार मिला। यानी कि इनमें से सभी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। 21 देखिएगा। कवित्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखन है। कौन सा लेखन
अंग्रेजी में लिखा गया कवि के द्वारा है, बताना है। पोस्ट एलियट पोएट्री, ये अनामिका जी द्वारा आलोचनात्मक लेखन किया गया है। ये देख लेते 22। कह रहा विफलता पर छलक पड़ते हैं। क्या छलक पड़ते हैं विफलता पे, बताना है। आंसू छलक पड़ते हैं। सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? प्रथमाक्षर क्या है? विफलता पर छल के आंसू। अनामिका का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ बताना आपको। 17 अगस्त 1961 को इनका जन्म हुआ था अनामिका जी का। 25 देखते हैं। कह रहा है अनामिका का जन्म कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ इनका जन्म, बताना है आपको। तो मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ है। अनामिका के पिता का नाम था, अनामिका के पिता का नाम क्या था? उनका नाम था श्यामनंदन किशोर। खालिस शब्द है, खालिस जो शब्द है कौन सा शब्द है? तो ये अरबी शब्द है। 28 देखते हैं। कह रहा है अंगवर्ण है। अंगवर्ण क्या है? अंगवर्ण आपका है नासिक के वर्ण है। हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है? किस लिपि में हिंदी लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। कविता में बच्चों को ख से क्या याद आ रहा है? ख से क्या याद आ रहा है? ख से खरगोश याद आ रहा है। कौन सा वर्ण माँ के गोद में बैठा हुआ प्रतीत होता है? कौन सा वर्ण होता है? तो होता है आपका अंग। देखते हैं 32। घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घर किस पर आकर थमक जाता है? किस पर आकर थमक जाता है, बताना आपको। तो अंग पर आकर थमक जाता है। प्रथमाक्षर का विधार्थक अर्थ क्या है? तो इसका विधार्थक अर्थ क्या है, यानी कि उल्टा अर्थ क्या है? तो अंत्याक्षर इसका उल्टा है। अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है? क्या उतर जाता है? ख उतर जाता है। 35 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है अक्षर ज्ञान में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है? कौन से मनोवैज्ञानिक? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लीजिएगा इसको। तो बाल मनोवैज्ञानिक का आधार लिया जाता है। ये नेक्स्ट देखते हैं जो 11 चैप्टर है। कह रहा लौट कर आऊँगा फिर। लौट कर आऊँगा फिर, ऐसे जो राइटर हैं जीवनानंद दास जी इसके राइटर हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते हैं? किसका हंस बनना चाहते हैं ये आपको बताना है। तो किसका बनना चाहते हैं, अगर आता कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। तो किशोरी का हंस बनना चाहते हैं वो। दूसरा देखिएगा, बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक हैं। कौन एक है? तो आपके जीवनानंद दास जी हैं। ये नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कवि जीवनानंद दास अगले जीवन में क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं? क्या बनने की व्यक्त करते हैं? तो अबाबिल भी बनना चाहते हैं, कौवा भी बनना चाहते हैं और हंस भी बनना चाहते हैं, यानी कि इनमें से सभी वो बनना चाहते हैं। देखिए चौथा देखिए, नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? किस शीर्षक कविता की, जो आप लोग पढ़ रहे हैं, लौट कर आऊँगा फिर। पाँचवा देखिए, जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? किस भाषा कवि हैं? ये बांग्ला भाषा कवि हैं। देखते हैं छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है? कौन सी कृति नहीं है? तो ये आपका भूमिजा इनकी कृति नहीं है, ये वाला। बाकी ये झरा, पालक, धूसर पांडुलिपि और वनलता सेन ये इन्हीं कृति है। पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? किसने इनका हिंदी अनुवाद किया है? तो प्रयाग शुक्ल ने किया है। सातवटी तरार तिमिर किसकी कृति है? किसकी कृति है? जीवनानंद दास की कृति है। आइए नेक्स्ट देखते हैं नवा क्वेश्चन। कह रहा है लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? उल्लू कहाँ बोलता है? कपास के पेड़ पर। लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि कौन सा भाव प्रकट होता है? कौन सा भाव प्रकट होता है? मातृभूमि प्रेम का। वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? किस कवि की है? जीवनानंद दास जी की ही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है लौट कर आऊँगा फिर का प्रमुख वर्ण विषय क्या है? इस कविता का प्रमुख विषय क्या है? बंगाल की प्रकृति। जीवनानंद दास को जाना जाता है किस रूप में? उनको जाना जाता है तो बांग्ला के आधुनिक कवि के रूप में उनको जाना जाता है। ये फोटो देते हैं। कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात करता है? किसके आमंत्रण पर? तो नदियों और मैदानों के। ये 15 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? क्या क्या बनने की करता है? कौवा, हंस, उल्लू और सारस। कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? किसके बीच करता है? तो सरसों के बीच बात करता है। रूपसा क्या है?
रूपसा क्या है? बंगाल की एक नदी है। जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? कब इनका जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ 1899 ईस्वी में। ये 19 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है लौट कर आऊँगा फिर कविता है। ये कैसी कविता है बताना है आपको। तो राष्ट्रीय चेतना कविता है। जीवनानंद दास हैं। जीवनानंद दास क्या है? एक साहित्यकार हैं, बंगाली साहित्यकार। कवि मृत्युपरांत कहाँ जाने की लालसा रखता है? मृत्यु कहाँ जाने की लालसा रखता है बताना है। तो मातृभूमि बंगाल में। I-22 देखते हैं। कह रहा दोस्तों कि लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? किनकी रचना है जान ही रहे आप, जीवनानंद दास की रचना है। सही से देखिए, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है बताना है। तो प्रयाग शुक्ल के द्वारा की गई। I-24 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्र युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? किसके द्वारा दी गई है? वनलता सेन के द्वारा। कवि किस प्रकार के चावल का वर्णन करता है? किस प्रकार का? नया चावल वर्णन करता है। कवि अगले जन्म में बनना नहीं चाहता है। क्या बनना नहीं चाहता कवि? तो मनुष्य नहीं बनना चाहता है और जानवर, यानी कि ऑप्शन डी हम लोग का सही, पक्षी बनना चाहता है। 27 खैर पक्षी अपने घर कब लौटते हैं? पक्षी अपने घर को लौटते हैं शाम को लौटते हैं। गंध जहाँ होगी ही भरी खास की किस कवि की पंक्ति है? किस कवि की पंक्ति है? तो जीवनानंद दास की पंक्ति है। लौट कर आऊँगा फिर पाठ्य कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं? कहाँ लौटने की बात कहते हैं ये? तो बंगाल में, बंगाल कवि हैं। ये 30 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कवि अगले जन्म में कहाँ लौट कर आने की बात करता है? कहाँ लौट कर आने की बात होता है? बंगाल। और देखिए ये 12वां चैप्टर है, ये लास्ट है। मेरे बिना तुम प्रभु। इसके जो रचनाकार हैं रेनर मारिया रिल्के हैं, इनके रचनाकार। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है? किसको संबोधित बताना आपको है। तो ये प्रभु को संबोधित है, ठीक है। एक ऑप्शन डी हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? किसकी रचना है? रेनर मारिया रिल्के, जो आपके राइटर हैं। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? कौन लेखक है? तो रेनर मारिया रिल्के इसके लेखक हैं। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ है? कब इनका जन्म हुआ है? 4 दिसंबर 1875 को इनका जन्म हुआ है। इन्हें देखते हैं 5वां क्वेश्चन। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ है? इनका जन्म कहाँ हुआ है बताना है आपको। तो ऑस्ट्रिया में हुआ है, जो अब जर्मन में है। रेनर के पिताजी का क्या नाम था? क्या नाम था? जोसेफ रिल्के। रेनर के माताजी का क्या नाम था? सोफिया नाम था। ये 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। भक्त रिल्के प्रभु ईश्वर से क्या करता है? क्या करता है? प्रश्न करता है। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? किस भाषा कवि हैं? ये जर्मन भाषा कवि हैं। रिल्के की कहानी संग्रह है। कौन सा कहानी संग्रह रिल्के की है? टेल्स ऑफ अलमाइटी। ये 11 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रिल्के की कविता मेरे बिना तुम प्रभु है। कैसा कविता है वो? तो भावात्मक रहस्यवाद है। भक्त कवि अपने को भगवान का क्या मानता है? क्या मानता है? जलपात्र मानता है। निर्वासित का अर्थ है। निर्वासित क्या अर्थ है? बेघर, घर से निकाल दिया गया है। ये 14 देखते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी अनुवाद रूपांतर किसने किया है? किसने किया है बताना आपको। अगर आता हो कमेंट बॉक्स में दीजिए आप लोग। तो धर्मवीर भारती ने किया है। पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है? किस भाव की कविता इनकी है? तो भक्ति भाव की है। ये 16 देखते हैं। देखिए 16 क्वेश्चन कह रहा है आपका भगवान कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? कहाँ करती है? कवि के कपेलों पर। कवि किसके स्वाधीन होने की बात करता है? किसके स्वाधीन बात करता है? तो आपका मदिरा को। कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा? किसका अस्तित्व नहीं रहेगा? ईश्वर का। आइए 19 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया है? किसने किया है? मनुष्य ने किया है। रिल्के की काव्य शैली कैसी है? कैसी काव्य शैली है? गीतात्मक है। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? किस भाषा से है? जर्मन भाषा से है आपका। ये नेक्स्ट देखते हैं 22। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? किस कवि की पंक्ति है? रेनर मारिया रिल्के की है। कवि अपने को भगवान का मानता है। क्या मानता है?
पादुका मानता है। लबादा का अर्थ है, लबादा क्या अर्थ है? परिधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 25। कह रहा रेनर मारिया की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी? 1926 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है भक्त के न होने पे, चरणों में छाले पड़ जाएंगे वे लहलुहान। बीच में क्या भराएगा? भटकेंगे लहलुहान। 28 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? किसे खोकर? भक्त को खोकर, भक्त से ही भगवान है। कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? किनके चरणों में पड़ने की बात करते हैं? प्रभु के चरणों में। दोस्तों ये हम लोग का लास्ट चैप्टर था। आज हम लोगों ने देखे कौन कौन चैप्टर देखिए, 8, 9, 10 और 11 और 12। ये आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।